अस्सलाम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम माइटोसिस फेज या एम फेज पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने इंटरफेज पढ़ लिया था। तो आज हमने माइटोसिस या माइटोटिक फेज बोलते हैं, जैसे एम फेज बोलते हैं या सेल डिवीजन बोलते हैं, वो पढ़ना है। इससे पहले मैं आपको इसका डायग्रामेटिकल थोड़ा सा बता दूं कि इसमें चीज़ें किस तरह होंगी, ताकि आपको समझने में बाद में जो टेक्स्ट है वो हम पढ़ लेते हैं, वो समझने में आसानी होगी। तो बच्चे, ये सबसे पहले जो हमने चीज़ पढ़ी है ना, वो हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ कर आए हैं। इंटरफेस क्या है कि जिसमें सेल ने अपना जो 90% वक्त है वो गुजारा है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एस फेज के दौरान इसके 3 फेज पड़े थे, ये का सारा काम 3 फेज में हुआ है। तो ये सेंट्रोसोम आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप एस फेज में जो डीएनए की रेप्लिकेशन हुई थी वो देख सकते हैं। सेल ने प्रोटीन बना ली हैं नेसेसरी, जो कि इस फेज के अगले वाला जो फेज है, माइटोसिस फेज है, इसके लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब सेल दाखिल हो गया है माइटोटिक फेज में, एम फेज में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके 4 मराहल मजीद हैं। इसके दो मेन फेजेज हैं, वो दो हैं। एक है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस होगा इसकी डिवीजन होगी, ठीक है। और उसकी डिवीजन के 4 मराहल हैं न्यूक्लियस की डिवीजन के, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के। एक प्रोफेज है, एक मेटाफेज है, उसके बाद बच्चे है एनाफेज है, और उसके बाद क्या है, टीलोफेज है। उसके बाद जो दूसरी है इसकी फेज, एम फेज का, माइटोटिक फेज का, वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाएगी। तो इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है। अब देखें बच्चे, अब कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज पढ़ते हैं, प्रोफेज, यानी कि माइटोसिस का जो फेज है कैरियोकाइनेसिस, उसके भी 4 फेज हैं। पहला फेज है प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनकी जो है, हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको हम क्रोमेटिड्स बोलेंगे, ठीक है। इनको क्रोमेटिड्स बोलना है, इन बाजुओं को। अच्छा, और क्या है इसमें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोफेज में क्या होना शुरू हो गया है। ये जो न्यूक्लियस है, ये इसके गिर्द जो दीवार थी, इसके गिर्द जो गलाफ था न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर इन्वेल्प था, और न्यूक्लियोलस वगैरह, ये सारे अब डिसइंटीग्रेट, यानी कि ये टूटना शुरू हो गए हैं। इनकी आप ब्रेकडाउन, ये डॉटेड लाइन बताती है कि ये टूटना शुरू हो गए हैं। और उसके अलावा कुछ रस्सानुमा चीज़ें, ये देखें, स्पिंडल वगैरह, जो सेंट्रोसोम है, ये न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पर, ये न्यूक्लियस है तो इसकी मुखालिफ साइड पर ये जाना शुरू हो गए हैं, यानी कि ये काइनेटोकोर, सॉरी, ये जो सेंट्रोसोम है। तो सेंट्रोसोम हमने वो सेंट्रियोल में पढ़ा था कि ये क्या है, इनका जो पेयर होता है इसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। और ये अपोजिट साइड पर ये क्या करवाते हैं, ये सेल डिवीजन में मदद देते हैं। तो अब ये कुछ रसानुमा चीज़ें भी, ये स्पिंडल जो हैं, ये भी पैदा होना, बनना यहाँ पे शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेज में होंगी। उसके बाद ये दूसरे फेज में क्या होगा, यानी कि मेटाफेज में जब आएगा सेल, तो मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये इनके ये जो स्पिंडल थे, ये अब दोनों साइडों पे क्रोमोसोम के जो काइनेटोकोर थे उनके साथ, यानी कि यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं क्रोमोसोम, उनके साथ स्पेशल जो प्रोटीन्स हैं उनकी मदद से इनके साथ ये दोनों साइडों से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब ये सेंट्रोसोम आप देख सकते हैं बिल्कुल साइड पे आ चुके हैं इन्होंने, क्योंकि सेल डिवीजन करवानी है। के बाद एक और जो मेन इंपॉर्टेंट जहाँ यहाँ पे चीज़ हो रही है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये यहाँ पे अलाइन हो रहे हैं, एक प्लेट बना रहे हैं। इसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, क्योंकि ये मेटाफेज के दौरान बनती है। उसके बाद आ गया सेल, आएगा एनाफेज में आएगा। एनाफेज में क्या होगा कि ये जो रस्से होंगे, जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं या माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं, ये इन क्रोमोसोम्स को अपने अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ, ये इनको इस तरफ खींच लेंगे, ये इनको इस तरफ खींच लेंगे। और ये जो है, इसमें दोनों साइडों पे चीज़ें, ये जो क्रोमोसोम है ये चले जाएंगे। अब उसके बाद जो टीलोफेज का मरहला है उसमें क्या होगा, जो चौथा मरहला है एनाफेज के बाद जो आएगा, ये होगा, उसमें उल्ट होगा प्रोफेज के। यानी कि प्रोफेज में अगर ये न्यूक्लियर इन्वेल्प टूटा था, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियर इन्वेल्प है, ये दोबारा बनना शुरू हो गया है। न्यूक्लियस के जो गिलाफ है वो क्या है, दोबारा बनना शुरू हो गया है। और सारी चीज़ें आपको नजर आ, अब सेल जो है ये दो में तकसीम हो चुका है, लेकिन अभी इसका ये न्यूक्लियस तकसीम हुआ है, इसलिए हमने इसको बोला कि ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस है। उसके बाद जो अगला मरहला आएगा माइटोसिस का, एम फेज का, वो दूसरा मरहला आएगा,
वो होगा साइटोकाइनेसिस, जिनमें इनका ये जो साइटोप्लाज्म है अभी तक तकसीम नहीं हुआ, इसको तकसीम करके दो डॉटर सेल में जो है वो सेल फुली तकसीम हो जाएगा। तो ये एक पूरा सेल साइकिल बनता है जिसे हम इंटरफेज और उसके बाद हम माइट कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की शक्ल में बयान करते हैं। यानी कि इंटरफेज हो जाएगा उसका G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, इसे इंटरफेज बोलेंगे। उसके बाद माइटोटिक फेज है, उसमें क्या होगा कि दो फेजेज हैं, एक कैरियोकाइनेसिस होगी जिसमें प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनोफेज होगा और टीलोफेज होगा। और उसके बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। तो ये था सारा खुलासा माइटोसिस का। ठीक है, तो इसको हम अब पढ़ते हैं कि ये किस तरह वकूअ पजीर होगी और किस तरह इसका जो है वो प्रोसेस चलता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में ये काफ़ी पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। माइटोसिस, mitosis is the type of cell division in which a cell divides into two daughter cells, each with the same number of chromosomes as were present in the parent cell। तो पेरेंट सेल और डॉटर सेल का कल मैंने बताया था कि जो सेल पहले से मौजूद होगा और जो तकसीम होगा वो पेरेंट सेल होगा, आबाई सेल होगा, और जो नया बनेगा वो डॉटर सेल होगा। तो माइटोसिस में क्या होता है कि सेल डिवीजन की वो किस्म है जिसमें एक आबाई यानी कि पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में तकसीम होता है, और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहती है जितनी कि पेरेंट सेल में थी। इंसान की बात करें तो इंसान के सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल बनेगा इस पेरेंट सेल से, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 ही रहेंगे। ठीक है, तो ये है माइटोसिस। लेकिन अगर मियोसिस की बात करें, जिसके बारे में हम मजीद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस किस लिए जरूरी है? माइटोसिस अक्कर्स इन दी सोमैटिक सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोट्स हैं जो माइटोसिस उनके जिस्मानी सेल में होती है। सोमैटिक का मतलब होता है सोमा, मतलब बॉडी, तो सोमैटिक सेल वो हो गए जो जिस्म बनाते हैं। तो माइटोसिस किस लिए ज़रूरी है? अच्छा, क्योंकि ये जिस्म के जो है वो बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी है। कोई भी जिस्म का टिश्यू है वो बनाना है उसके लिए ज़रूरी है, कद बढ़ाना है उसके लिए ज़रूरी है। प्रोकैरियोट्स आल्सो डिवाइड टू मेक आइडेंटिकल सेल बट द इवेंट्स ऑफ देयर डिवीजन आर डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। प्रोकैरियोट्स में उसने बोला कि होती है, यानी कि जो सेल है वो बिल्कुल एक जैसे सेल में दो सेल में तकसीम होता है, लेकिन उसमें माइटोसिस से वाले मराहल मौजूद नहीं होते। जैसे प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है या टीलोफेज है। तो उसमें क्या होता है कि सिंपली एक सेल है वो दो में तकसीम होता है और उसको हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। बाइनरी जैसे बैक्टीरिया वगैरह में होता है, तो बाइनरी का मतलब है दो, फिशन का मतलब है टूटना। तो जब एक सेल दो में टूटता है तो वो क्या है? बाइनरी फिशन है। तो प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में बाइनरी फिशन होती है, उसको हम माइटोसिस नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी तकसीम इससे मुख्तलिफ होती है। तो ये सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आता है कि प्रोकैरियोट्स में होने वाली डिवीजन को हम माइटोसिस क्यों नहीं बोलते? तो उसकी वजह ये है कि उसमें माइटोसिस के जो हैं वाक़यात हैं वो वकूअ पज़ीर नहीं होते। ठीक है, वो मुख्तलिफ है इस चीज़ से, उनकी जो सेल डिवीजन है वो मुख्तलिफ है माइटोसिस से, इसलिए हम उसको माइटोसिस नहीं बोलते। ठीक है, तो उसको हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। जब बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ये चीज़ें मज़ीद वाज़ह हो जाएंगी। तो अब फेजेस ऑफ माइटोसिस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं डायग्राम की सूरत में, उनको पढ़ते हैं। जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग डिस्कवर द इवेंट्स ऑफ माइटोसिस इन 1880s। 1880 में जो था वाल्टर फ्लेमिंग था, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, उसने क्या किया कि माइटोसिस के जो मराहल हैं उसको दरियाफ्त किया। ठीक है, अब इसके दो बड़े मराहल हैं, कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है। तो कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब है? कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है टू मूव और टू डिवाइड। यानी कि कैरियोकाइनेसिस फिर क्या हो जाएगी? यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाएगी। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का फर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कई दफा बोर्ड में पूछा गया है। तो कैरियोकाइनेसिस मींस द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस को साइटोकाइनेसिस की जगह नहीं लिख देना और साइटोकाइनेसिस को कैरियो। इनका अगर लफ्ज में देखेंगे तो कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। तो न्यूक्लियस की जो तकसीम है। ठीक है, तो इसके चार फेजेस मैंने आपको बताए हैं। एक प्रोफेज है कैरियोकाइनेसिस का, एक मेटा है, एक एना है और एक टीलो है। तो उसके बाद आएगी साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या है? न्यूक्लियस की तकसीम है।
अब हम कैरियोकाइनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोफेज, सबसे पहला फेज क्या है, प्रोफेज। तो ये मैंने चीजें बता दी हैं, जल्दी से टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग प्रोफेज द थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस एंड मेक्स थिक विजिबल क्रोमोसोम्स। अब देखें यहाँ पे ये जो अगर हम इसके बाद देखें, इंटरफेज के बाद यहाँ पे प्रोफेज शुरू हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो क्रोमेटन पहले मौजूद था, अब ये कंडेंस होना, सुकड़ होना शुरू हो गया है। और इस क्रोमेटन ने बच्चे देखें इस तरह के क्रोमोसोम की शक्ल जो है वो बना ली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम जो मेन है ये हुआ है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच विद द सिंगल सेंट्रोमियर। तो मैंने आपको बताया कि एक सिंगल सेंट्रोमियर है। ये मिसाल के तौर पर अगर ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है, तो यहाँ पे ये क्या है, अगर इस तरह ये क्या है, अटैच हुए हैं, यानी कि ये दो क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद हैं। तो ये चीज यहाँ पे बयान की गई है। अच्छा, न्यूक्लियर इनवेल्प एंड द न्यूक्लियोलस ब्रेक डाउन ड्यूरिंग प्रोफेज। तो ये जो इसके न्यूक्लियर इनवेल्प था और न्यूक्लियोलस था, इसने भी क्या किया है, ब्रेक डाउन होना, तो टूटना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियस की डिवीजन है, तो न्यूक्लियस भी यहाँ पे टूटेगा। अच्छा, द सेंट्रोसोम ऑफ द सेल डुप्लीकेट्स इनटू टू। अब ये जो सेंट्रोसोम था वो भी क्या है, दो में तकसीम होना शुरू हो गया है। यानी कि ये जो सेंट्रोसोम थे, अब ये भी क्या है, दो में तकसीम होना शुरू हो गया है। The two centrosomes migrate to the opposite side of the nucleus। और ये जो सेंट्रोसोम है, ये न्यूक्लियस की मुखालिफ सिमतों में, एक यहाँ आ गया है और एक यहाँ आ गया है। ठीक है, when they are migrating they make a network of microtubule called spindle fiber। और जैसे ही ये जो सेंट्रोसोम है ये न्यूक्लियस के मुखालिफ सिमतों में जाते हैं, सिमतैन में जाते हैं, तो ये इस तरह के जो हैं ये नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम स्पिंडल बोलते हैं। तो ये माइटोसिस के रसे हैं। ठीक है, सीड सेट है जो इसका, इसको हम माइटोटिक स्पिंडल बोलेंगे। इन प्लांट सेल्स देयर इज नो सेंट्रोसोम, देयर माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म। तो जो मैंने, जब हमने सेंट्रियोल्स पढ़ा था, तो सेंट्रोसोम पढ़े थे, तो हमने कहा था प्लांट सेल है, इसमें ये सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते, तो उनमें डिवीजन थोड़ी सी मुख्तलिफ तरीके से होती है। यानी कि ये जो आगे जाके इनकी डिवीजन होगी ये थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी और तरह इनमें चीज़ बनेगी। फिर प्रोफेज में क्या है, प्रोफेज का जल्दी से ये उर्दू मीडियम का भी देख लेते हैं कि धागे नुमा जो क्रोमेटन था वो सुकड़ कर कंडेंस होकर मोटा हो गया, और इस तरह वो क्रोमेटन दिखाई जाने वाली मोटी साख, तो यानी कि क्रोमोसोम में क्या हो गया है, अब तब्दील हो चुका है। अब ये क्रोमोसोम इसे हम बोलेंगे, अब इसे हम क्रोमेटन नहीं बोलेंगे। हर क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है ना, जो एक सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। अब प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियर इनवेल्प और न्यूक्लियोलस टूट जाते हैं। यानी कि यहाँ दिखाया कि ये जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर इनवेल्प है, अब ये क्या हो गया है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया है। यानी कि ये डॉटेड लाइन बता रही है कि ये टूटना शुरू हो गया है। ठीक है, अच्छा, सेल का सेंट्रोसोम दो में तकसीम हो जाता है, और ये जो सेंट्रोसोम है ये भी दो में तकसीम हो गया। दोनों सेंट्रोसोम न्यूक्लियस की मुखालिफ सिमतों में चले जाते हैं। इस दौरान वो खास माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि स्पिंडल फाइबर का एक जाल बनाते हैं, और जो मुकम्मल जाल है उसको क्या बोलना है, माइटोटिक स्पिंडल बोलना है, यानी कि माइटोसिस के रस्से बोलना है इसे। इन्होंने आगे जाके क्रोमोसोम को अपोजिट पोल्स की जानब खींचना है। तो पौधों के सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता, इनका जो माइटोटिक स्पिंडल होता है वो साइटोप्लाज्म में पड़े स्पिंडल फाइबर के इकट्ठा होने से बनता है। यानी कि साइटोप्लाज्म में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, जो सेल, पौधों के सेल का, वो बनाते हैं स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। तो ये था माइटोसिस का, कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज। उसके बाद सेल चला जाएगा मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या है, ड्यूरिंग दिस फेज सम स्पिंडल फाइबर बाइंड विद क्रोमोसोम। अब यहाँ पे ये जो रस्से थे, ये जो स्पिंडल फाइबर थे, ये क्रोमोसोम के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दे अटैच एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर वेयर स्पेशल काइनेटोकोर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। तो ये वहाँ पे अटैच होंगे जहाँ पे काइनेटोकोर की एक स्पेशल जो प्रोटीन है वो यहाँ पे मौजूद होंगी। टू स्पिंडल फाइबर फॉर्म फ्रॉम बोथ साइड बाइंड विद द वन क्रोमोसोम। अब देखें यहाँ पे कि दोनों साइडों पे जो जो ये जो रसानुमा साख्ते हैं जिन्हें हम स्पिंडल बोल रहे हैं, ये इस साइड से भी क्रोमोसोम
के साथ जुड़ रही हैं और इस साइड से भी क्रोमोसोम के साथ जुड़ना शुरू हो गई हैं। तो इस लफ्ज का, इस जुमले का ये मतलब है, द क्रोमोसोम अटैच विद स्पिंडल फाइबर अरेंज देमसेल्फ अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल। यानी कि ये जो स्पिंडल फाइबर हैं ये क्या करेंगे, जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर के साथ इस तरह अटैच होंगे कि वो सेल के इक्वेटर यानी कि दरमियान में एक प्लेट बना लेंगे और इस प्लेट को हम बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। क्यों? क्योंकि ये मेटाफेज के दौरान बन रही है, कैरियोकाइनेसिस के दूसरे मरहले के दौरान बन रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। ये मेटाफेज के दौरान बनती है। मेटाफेज प्लेट किस दौरान बनती है? मेटाफेज के दौरान। और मेटाफेज प्लेट है जो, इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर कि मेटाफेज प्लेट क्या है, तो आपने इसका ये बताना है, ये आपने बताना है कि टू स्पिंडल द क्रोमोसोम अटैच विद स्पिंडल फाइबर अरेंज themselves along the equator of the cell. In this way this plate is formed मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज में क्या हुआ कि कुछ स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ जुड़ गए, ये जो रस्से थे वो सेंट्रोमियर पर ऐसे मुकाम पर जुड़ते हैं जहां खास काइनेटोकोर प्रोटीन लगी होती हैं, और जो दोनों अतराफ से दो स्पिंडल फाइबर हैं वो एक क्रोमोसोम के साथ जुड़ते हैं। यानी कि इधर से भी ये अगर क्रोमोसोम है तो इधर से भी स्पिंडल फाइबर इसको जोड़ेगा और इधर से भी, यानी कि ये जुड़ेंगे। स्पिंडल फाइबर के साथ लगे क्रोमोसोम अपने आप को सेल के खत्ते इस्तवा, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, दरमियान बोलते हैं, उस पर तरतीब देते हैं और यहाँ पर एक प्लेट बनती है जिसे हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तो ये क्या है, मेटाफेज प्लेट की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। अच्छा, ये मेटाफेज का मरहला था। दूसरा मरहला जो कैरियोकाइनेसिस का, यानी कि न्यूक्लियस की तकसीम हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है, उसके दो मरहल हैं वो कंप्लीट हो गए। अब तीसरा मरहला है एनाफेज है। इट्स सिंपली, इसमें क्या है कि द स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद क्रोमोसोम्स। अब ये जो रस्से हैं ये क्रोमोसोम के साथ जो जुड़े हुए हैं, पुल टूवर्ड्स द पोल्स, यानी कि इनको क्या है, क्रोमोसोम के साथ लगे स्पिंडल फाइबर है किनारों की तरफ खींचते हैं। यहाँ पे आप अगर देखें तो ये जो क्रोमोसोम के साथ ये वाले रस्से जुड़े हुए हैं, ये रस्सा इसको इस तरफ खींचेगा, ये वाला स्पिंडल, और ये वाला जो स्पिंडल है ये इसको इस तरफ खींचेगा। तो क्या होगा कि ये अपने मुखालिफ जो कुतबैन है उनकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ क्या होती है, एनाफेज में होती है। तो ये पूछा जाता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने मुखालिफ जो पोल्स हैं वो किस में जाना शुरू होते हैं, किस फेज के दौरान, तो आपने इसको बताना है एनाफेज के दौरान। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ड्यू टू दिस पुलिंग द सेंट्रोमियर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड थे वो क्या होना शुरू हो गए हैं, वो सेपरेट होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अटैच थे और यहाँ पे क्या है, ये इस तरफ आना शुरू हो गया है इन रस्सियों की वजह से, इन स्पिंडल फाइबर्स की वजह से। मैं आपको समझाने के लिए इनको रस्सियाँ या रस्से बोल रहा हूँ, वैसे इनको स्पिंडल बोलना है आपने, बायोलॉजिकल टर्म। तो अब ये देखें, यहाँ पे इस तरफ इनको खींच लिया गया और यहाँ से इस तरफ इनको खींच लिया गया। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो क्या है, डिटैच हो गए हैं। जो पहले अटैच थे अब ये डिटैच हो गए, यानी कि अलहदा हो गए हैं। तो ये काम यहाँ पे हुआ है। In this way, there are two similar sets of chromatids which move towards the poles of the cell. अब इसी तरह के जो सेम जो थे क्रोमोसोम के, इस खिंचाव की वजह से हर क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो अलग अलग हो गए, यानी कि इन जो रस्सियां थी इन्होंने एनाफेज के दौरान, जो स्पिंडल थे इन्होंने खींचा, इस तरह क्रोमेटिड्स के दो एक जैसे सेट बन जाते हैं जो सेल के मुखालिफ किनारों की जानब चले जाते हैं। अब देखें कि सेट के ये जो सेल के हैं ये जो इस तरफ चले गए हैं और ये इस तरफ चले गए हैं, और ये सारे क्या हैं, जिस तरह के सिस्टर क्रोमेटिड्स पहले मौजूद थे वो उस तरह के बनना शुरू हो गए हैं। तो ये सारा काम इस तरह ये इस तरफ चले गए हैं। इसके बाद ये टीलोफेज की तरफ हम आएंगे। इसको अगर आप देखें तो ये सेल के मुखालिफ जो हैं किनारे हैं, इस तरफ सेल का और ये इस तरफ सेल का, तो इस तरफ ये अपने आप को मूव कर लेते हैं। तो ये काम कहाँ हो रहा है, ये एनाफेज के दौरान हो रहा है। उसके बाद आखिरी फेज है वो है टीलोफेज। इसमें क्या होता है, उल्ट होता है। मैंने बताया कि प्रोफेज के उल्ट होता है कि उसमें न्यूक्लियर प्रोफेज में न्यूक्लियर जो इन्वेल्प था वो टूटा था। इसमें अब सेल के जो क्रोमोसोम है वो सारा कुछ हो गया है, तो नई चीज़ें बन गई हैं जो सेल की डिवीजन के लिए नए सेल में ज़रूरी होती हैं। तो फिर न्यूक्लियर इन्वेल्प है वो दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा।
तो हर जो सेपरेटेड क्रोमोसोम्स हैं और जो न्यूक्लियोलस है वो भी बन जाएगा, और बोथ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा क्या हैं, वो क्रोमेटिन में चले जाएंगे। तो इस मरहले में क्या होता है कि क्रोमोसोम के अलग अलग हो जाने वाले जो हर सेट हैं उसके गिर्द नया न्यूक्लियर इनवेल्प बन जाता है। तो और दोबारा जो क्रोमोसोम है खुलकर क्रोमेटिन बन जाते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो टीलोफेज में क्या हुआ है कि ये जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है ये दोबारा बनना शुरू हो गया है। ठीक है, तो सारी चीजें क्या है अपनी असल पोजीशन में जो एक सेल में मौजूद होता है वहां आ गई हैं। तो ये थे 4 मराहल माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस के फेज के। आगे बचे है साइटोकाइनेसिस, कि साइटोकाइनेसिस किस तरह होगी। तो साइटोकाइनेसिस ये हो गई है न्यूक्लियस की डिवीजन। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोलना है, ये देखें ये न्यूक्लियस तकसीम हो गया है, इस तरफ न्यूक्लियस इस तरफ न्यूक्लियस, तो दोनों तरफ न्यूक्लियस तकसीम हो गया है, लेकिन अभी साइटोप्लाज्म है वो इंटैक्ट है, अभी तक वो जो है वो तकसीम नहीं हुआ। तो कैरियोकाइनेसिस के ये जो 4 मराहल थे ये कंप्लीट हो गए हैं माइटोसिस के। अब माइटोसिस की जो दूसरा फेज है वो है साइटोकाइनेसिस, इसमें होना है साइटोप्लाज्म ने तकसीम। तो साइटोप्लाज्म किस तरह तकसीम होगा इसके बारे में हम देखते हैं। साइटोकाइनेसिस, तो जो बी नंबर है वो क्या है, साइटोकाइनेसिस, इट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। तो डिवीजन किसकी है, साइटोप्लाज्म की। तो कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस की डिवीजन थी, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। इन एनिमल सेल्स आ फरो डेवलप्स इन दी सेल मेम्ब्रेन एट द इक्वेटर। अगर हम इस तरफ देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये एनिमल का सेल बताया गया है ए नंबर डायग्राम में। तो एक क्या है क्लीवेज फुरो बनती है, यानी कि एक इसको आप कह लें कि नाली नुमा चीज बनती है एनिमल सेल के दौरान। एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मुख्तलिफ है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इस वजह से इनका जो मैकेनिज्म है ये अलग-अलग यहाँ पे दिखाया गया है। At this furrow, the cytoplasm has a ring of microfilaments। अब यहाँ पे आपको ये जो रिंग नजर आ रही है ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। हमने ये साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट पढ़े थे, वहां पे माइक्रोफिलामेंट भी पढ़े थे। ठीक है, ये क्या करती है, द रिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फरो मूवर इन मूव्स इनवर्ड, इन दिस वे द पेरेंट सेल इज पिंच्ड इनटू टू सेल। यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये वाली जो रिंग है माइक्रोफिलामेंट की ये सिकुड़ेगी, तो जब ये आपस में ये अंदर की तरफ जाती जाएगी तो ये जो साइटोप्लाज्म क्या है इसकी ये जो नालीनुमा चीज है ये अंदर की तरफ जाएगी, तो ये इस तरह क्या है ये पिंच हो जाएगी। ठीक है, इस तरह जब ये पिंच हो जाएगी, यहाँ पे ये थोड़ी सी कम अंदर की तरफ है, इधर और ज्यादा अंदर की तरफ हो गई। जब ये इस तरह अंदर की तरफ हो गई तो ये बिल्कुल दरमियान से क्या है जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। इस तरह ये साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, और ये किसकी वजह से होती है, माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है, और एक क्लीवेज फोरो बनती है। तो साइटोकाइनेसिस पौधों में और तरह होती है और एनिमल सेल में, ये एनिमल सेल में थी। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में किस तरह हुई कि साइटोकाइनेसिस का लफ्जी मतलब है साइटोप्लाज्म की तकसीम। जानवर के सेल में साइटोकाइनेसिस के दौरान सेल के खत्ते इस्तिवा में एक जरी बनती है इक्वेटर में। ठीक है ना, इस जरी के मकाम पर साइटोप्लाज्म में माइक्रोफिलामेंट्स का एक रिंग होता है, और ये रिंग सुकड़ता है और जरी अंदर की जानब दबती जाती है। यानी कि जितनी ये जरी अंदर की जानब दबती जाएगी उतना ही साइटोप्लाज्म क्या है वो पिंच होगा, और इस तरह पेरेंट सेल है वो दरमियान से दबकर दो में क्या है वो तकसीम हो जाएगा। तो ये थी साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में। अब प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं। इन प्लांट सेल गोल्जी अपरेटस मेक्स वेजिकल्स। ठीक है, तो इस तरह की जो है गोल्जी अपरेटस क्या बनाते हैं, वेजिकल्स बनाते हैं। तो गोल्जी अपरेटस का काम आपने पढ़ा था कि ये गोल्जी वेजिकल्स बनाते हैं। अब उनका एक फंक्शन भी यहाँ आप देख लें कि वो वेजिकल क्या करेंगी। दीज वेजिकल्स मूव टू दी मिडल एंड फ्यूज टू फॉर्म अ प्लेट कॉल्ड फ्रैगमोप्लास्ट। अब ये क्या है, जब ये वेजिकल्स हैं ये मिलेंगी, जब ये दरमियान में आएंगी तो इस तरह क्या है वो एक वेजिकल का इस तरह का एक सेट बना देंगी। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैगमोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो फ्रैगमोप्लास्ट है, जब ये अभी ये सेल के आप देखें यहाँ पे तो ये इतने एरिया में नहीं है। ठीक है ना, ये सिर्फ इतने एरिया में है। जब ये फ्रैगमोप्लास्ट है ये बढ़ता जाएगा, वेजिकल्स का बढ़ता जाएगा, तो सेल में क्या है इस तरह की एक क्लीवेज आएगी, ब्रेक डाउन आएगी, और सेल क्या है टूटकर दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाएगा।
तो साइटोकाइनेसिस में क्या था, पौधों में, जानवरों में क्या था, जानवर के सेल में, कि माइक्रोफिलामेंट्स का एक रिंग बनता है और एक क्लीवेज फुरो बनती है। ठीक है, क्लीवेज फुरो बनती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गोल्जी वेजिकल्स का यहाँ पे एक नेटवर्क बनता है, और जो कि इसको जैसे ये ऊपर की जानब बढ़ता जाता है इस तरह, तो ये इस सेल को तोड़कर दो में तकसीम कर देता है। तो ये साइटोकाइनेसिस पौधे के सेल में थी। ठीक है, this plate grows outwards and its membrane fuses with the cell membrane. The result is two daughter cell. यानी कि ये जो गाल्जी वेजिकल्स थी, इनका जो इन्होंने जो बनाया था स्ट्रक्चर, जिसको हमने फ्रेगमोप्लास्ट बोला था, तो जब ये ऊपर की तरफ आउटवर्ड बढ़ता जाएगा, तो ये जो साइटोप्लाज्म है पौधे का, सेल का, ये इस फ्रेगमोप्लास्ट के साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो इधर वाला जो साइड है वो अलग हो जाएगी सेल की, और इधर वाली अलग हो जाएगी। तो ये साइटोकाइनेसिस है पौधे के सेल में। पौधे के सेल में क्या है, यहाँ पे उर्दू मीडियम का बताया गया है कि गाल्जी अपरेटस छोटी वेजिकल बनाते हैं। ये वेजिकल सेल के वस्त में आती हैं इस तरह। ठीक है, ये सेल के जब इस तरह वस्त में आती हैं तो एक प्लेट बनाती हैं जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफा बोर्ड में पूछा गया। तो आपने बताना है कि ये साइटोकाइनेसिस का हिस्सा है पौधे के सेल में, कि गाल्जी अपरेटस छोटी वेजिकल बनाता है, और ये वेजिकल सेल के जब दरमियान में आती हैं तो एक प्लेट बनाती हैं जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ये प्लेट साइज में बाहर की तरफ बढ़ती जाती है इस तरह, इधर कम थी बाहर की तरफ, इधर ज्यादा बाहर की तरफ हुई, और मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के साथ, इसकी फ्रेगमोप्लास्ट की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के साथ मिल जाती है, इसके नतीजे में दो डॉटर सेल बन जाते हैं। इस तरह क्या है, साइटोकाइनेसिस भी है, वो भी कंप्लीट हो गई। तो फ्रेगमोप्लास्ट जो है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी ये डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, उर्दू मीडियम की मैंने बता दी है। तो ये इस तरह, ये था सारा सेल डिवीजन, सेल साइकिल इसको हमने बोला। यहाँ पे इसकी एक समरी की सूरत में मैं दोबारा आपको इसका बता देता हूँ कि इसके हमने चार जो हैं, हमने इसके एक इंटरफेज पढ़ा सबसे पहले, सेल साइकिल का मरहला, जिसमें सेल ने 90% अपना वक्त गुजारा, और इसका G1 फेज था, S फेज था और G2 फेज था। उसके बाद माइटोटिक फेज आया, उसके दो हिस्से हैं, एक कैरियोकाइनेसिस है जिसमें ये वाला न्यूक्लियस है ये जुदा होगा, जब ये न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, इस तरह दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इसका जो दूसरा मरहला है वो है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। ठीक है, और जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा और टीलोफेज आएगा। और साइटोकाइनेसिस का बताया कि पौधे के सेल में, जानवर के सेल में क्लेवेज फुरो बनेगी। ठीक है, और जो एनिमल, जो पौधे का सेल है उसमें क्या बनेगा, उसमें जो गोल्जी वेजिकल्स हैं वो फ्रेगमोप्लास्ट बनाएंगे। तो ये सारे थे फेजेस ऑफ माइटोसिस। तो इस तरह ये हमारा माइटोसिस वाला जो है वो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी अहमियत जो है माइटोसिस की, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही अहम टॉपिक है। बहुत शुक्रिया, अगले लेक्चर में मिलते हैं।